नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ा था, जिसके लेखक नागार्जुन हैं। आज हम उसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है वो लेख से है, क्योंकि यह पाठ लेख है, निबंध है। लेख का मतलब निबंध। तो यह निबंध है जिसका नाम था हिमालय की बेटियां, जिसे नागार्जुन ने लिखा। तो अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करना है। नदियों को मां तो हम बहुत प्राचीन समय से ही मानते आ रहे हैं और मां मान के उनकी पूजा करते हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूप में देखता है। तो देखते हैं हम पाठ के शुरू में कैसे उन्होंने कहा कि मैं दादी, मामी, मौसी की गोद में जैसे डुबकियां लगाया करता। तो नदियों को उन्होंने दादी, मामी और मौसी के रूप में देखा है, और उन्होंने बहन के रूप में भी देखा है, और उन्होंने नदियों को बादलों की प्रेयसी के रूप में भी देखा है, प्रेमिका के रूप में भी देखा है। इसी तरह से और भी रूप आप इसमें देख सकते हैं, और इस पाठ के आधार पर आपने उसका उत्तर बनाना है कि लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है। उसके बाद दूसरा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो हमने पढ़ा था सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी नदियां हैं जिन्हें महानद कहा गया। अब आप देखेंगे कि इस पाठ में ये वाला जो पैराग्राफ है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम है ना। तो इसमें आपको काफी चीजें मिलेंगी। ये इसका उत्तर नहीं है। ये मत सोचिए कि ये पैराग्राफ हम छाप लेंगे तो ये उत्तर बन गया। आपने इसके अंदर से विशेषताएं बतानी है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं वो दो बड़ी नदियां जिनका नाम सुनते ही अनेक छोटी बड़ी नदियां याद आती हैं, और स्वयं वो दोनों कुछ भी नहीं है बल्कि दयालु हिमालय के दिल की पिघली हुई एक एक बूंद है, वो इकट्ठी होकर के महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। महानद कहा गया है उनको। तो इस तरह से अपना उत्तर लिखने का प्रयास करना। दूसरी बात, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ उसी समय तुरंत अपना होमवर्क है वो लिख लेते हैं, और लिखने के बाद शेयर कर देते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक तो ऐसा मत कीजिए, इवनिंग में शेयर कीजिए। जिस दिन वीडियो डाला जाए उस दिन अपना काम कीजिए, तो 5 बजे के बाद शेयर करना, ताकि बाकी आपके मित्र हैं वो काम कर सकें, और उनको ये ना हो कि किसी ने डाल दिया तो हम वहां से देख करके लिख लें, अपना काम पूरा कर लें। ऐसा मत कीजिए। दूसरा, फिर वही आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो मोबाइल आपके पास ही है तो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, और आप वहां से देख देख के उसको लिख लेते हैं। तो ये भी कोई फायदे का काम नहीं है। आपने उत्तर अपने आप बनाने। आप जब देखते हैं कि पहले पाठ में भी और दूसरे पाठ में भी मैंने आपको उत्तर अंत में बताए थे, यानी कि जो इन प्रश्नों के उत्तर है वो मैं लिखवा दूंगा, आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट आप दाएं बाएं से कहीं से देख के काम पूरा कर लिया, ऐसा मत कीजिए। ये होमवर्क है, आपको समझाया जा रहा है ताकि आप इसको लिखें। तो इसको लिखने का प्रयास कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, ये आपका गृह कार्य और कक्षा कार्य के रूप में मैं आपको बाद में देता हूँ, वो लिख लीजिए उसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। अब ये इस पाठ में सिर्फ इतना ही आया है कि काका कालेलकर ने उनको लोक माता कहा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मत छाप लेना उसके आगे लिखा कि हम इसको बहन के रूप में देख लें तो भी क्या हर्ज है, और बेटी के रूप में भी देख लें तो भी क्या हर्ज है। इस तरह से नहीं लिखना है। अब आपने इसके उत्तर में प्रयास करना है कि ऐसा क्यों कहा गया होगा। क्योंकि जैसे माता होती है वो पालन पोषण करती है अपने बच्चों का, वैसे ये नदियां हैं वो पूरी दुनिया का पालन पोषण करती है, लोगों का पालन पोषण करती है। और इसके कारण ही खेती मनुष्य ने करना शुरू किया। नदियों के पानी से ही शुरुआत हुई है खेती की। लोगों ने रहना शुरू किया नदियों के किनारे। तो नदियां ही उनका जीवन देने वाली नदियां हैं। नदियों के कारण ही पेड़ पौधे जंगल बने। तो इस तरह से मानो वो माता के समान अपनी संतानों का पालन पोषण करती है, इसलिए इन्हें लोक माता का, ऐसा कुछ आपने सोच के इसका उत्तर बनाना है। उसके बाद चौथा देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। अब आपने ये देखना है
कि हिमालय की यात्रा के दौरान लेखक है वो किस किस की प्रशंसा करता है। जैसे नदियों की तो करता ही करता है ना। नदियों में अनेक नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं है, सरस्वती तो लुप्त हो गई है नदी। यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, इस तरह से अनेक नदियों की की प्रशंसा वो करता है। इसके अलावा कालिदास की प्रशंसा करता है, मेघदूत की प्रशंसा करता है ना, नागार्जुन, इसके अलावा काका कालेलकर की प्रशंसा करता है ना। और अनेक चीजें और भी हैं जिनकी वो प्रशंसा करता है। तो उसके बारे में पाठ को फिर से पढ़िए और अपना उत्तर बनाइए और लिखिए। इसके बाद है आगे लेख से आगे की प्रश्न। अब पहला प्रश्न, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी। उन कविताओं का चयन कर अपनी उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो ये काम आपने करना है। नदियों और हिमालय पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। आपने क्या करना, उनमें से कुछ कविताएं चुन लेनी है जो आपको समझ में आती हो, और फिर उस कविता में जो बात कही गई है नदियों के बारे में और इस पाठ में नदियों के बारे में क्या कहा गया उसके बारे में थोड़ा वर्णन करना है। हिमालय की कोई कविता मिल जाती है आपको, तो हिमालय की कविता और इधर इस पाठ में जो हिमालय का वर्णन है, इन दोनों में क्या फर्क है या क्या बात कही गई है, उसमें आपने उनको लिखने का प्रयास करना है, अपना उत्तर बनाने का प्रयास करना है। मैं यहाँ एक आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये कविता कोश .org, जिसमें बहुत सारे हिंदी के लगभग सभी कवियों की अनेक कविताएं, ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। कुछ कविताएं ढूंढनी पड़ेगी, कुछ कवियों के नाम है, तो कोशिश कीजिए इसमें से कुछ कविताएं मिल जाए, या फिर आप सीधा ही गूगल में टाइप कर सकते हैं, गूगल में लिख सकते हैं हिंदी कविता हिमालय या नदी पर कविता। अगर आप टाइप हिंदी में कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो वॉइस सर्च भी कर सकते हैं ना, स्पीकर वाला जो आइकन आता है उसको दबा के रखिए और बोलिए हिंदी पर कोई एक कविता, आ जाएगी, नदी पर कोई कविता आ जाएगी, लिंक्स आएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वो अच्छी कविताएं हों और ऑथेंटिक हों, ये भी जरूर थोड़ा सा देख करके फिर उसको लिखने का प्रयास करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, गोपाल सिंह नेपाली की कविता है हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हिमालय, तथा जयशंकर प्रसाद की कविता है हिमालय के आंगन में। पढ़िए और तुलना कीजिए। तुलना का मतलब देखिए कि किसमें क्या बात कही गई है। तो 3 बड़े बड़े कवि हैं, हिंदी के महान कवि हुए हैं। पहले देखिए हिमालय और हम जो कविता है गोपाल सिंह नेपाली की, इसका मैं एक बंद यहाँ आपको दिखा रहा हूं। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वर्ण वर्ण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। और भी बड़ी कविता है ये, लेकिन आपने क्या करना है, इस कविता को तो लिख सकते हैं, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, बहुत बड़ी कविता है ये। आपको मिल जाएगी यहाँ पर कविता कोश का ये लिंक, आप जब टाइप करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी कविता, पूरी कविता, काफी बड़ी कविता है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। सारा तो चाहे मत लिखिए, इतना ही लिखिए, फिर आगे देखते हैं हम। दूसरी कविता वो है हिमालय, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय। कैसे है देखिए, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग में किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये भी बड़ी कविता है, इसका कुछ बंद मैंने यहाँ आपके लिए रख दिए हैं ताकि आप तुलना कर सकें कि रामधारी सिंह दिनकर हैं वो क्या कहते हैं हिमालय के बारे में, क्या सोचते हैं, और पहले वाले कवि है वो क्या सोचते थे। आगे देखते हैं हम।
हिमालय के आंगन में जयशंकर प्रसाद की कविता है। देखिए इसको, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तुम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीच रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। इस तरह से ये तीन महान कवि हैं, इनकी कविताएं हैं। उनको उनकी तुलना हम जो नागार्जुन ने पाठ में हमसे बात की है हिमालय के बारे में, उनसे हम कर सकते हैं कि क्या बात लिखी है। थोड़ा समझ करके इसको अब उत्तर बनाने की कोशिश कीजिएगा इसका। ये जो कविताएं हैं ये भी लिख लीजिए ताकि हम तुलना बाद में कर सकें। उसके बाद है तीसरा, यह लेख 1947 में लिखा गया है। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए। अब ये भी सोचने वाला प्रश्न है कि ये लेख है जो हिमालय की बेटियां, ये 1947 में लिखा गया था जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो उसके बाद अब बहुत सारा समय हो गया है, तो उसके बाद नदियों में बहुत सारे बदलाव आए होंगे। अनेक नदियां हैं उनके रास्ते बदल गए होंगे, अनेक नदियां हैं उनका पानी का जो स्तर है वो कम हो गया होगा, किसी का बढ़ गया होगा, है ना। तो इस तरह से आपने उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है और बताना है कि क्या क्या बदलाव आए हैं इनमें। प्रदूषण की स्थितियां भी इनमें बनी होंगी। उसके बाद बहुत ये नदियां हैं प्रदूषित हो गई। कुछ सामान्य बातें हम जानते हैं कि इन नदियों का प्रदूषण बढ़ गया होगा, जैसे हम गंगा के बारे में कहते हैं बात, यमुना के बारे में पढ़ते हैं अखबारों में, टीवी में देखते हैं, न्यूज में कि वो प्रदूषित हो रही है। जैसे नमामि गंगे योजना है वो चलाई गई इसीलिए ताकि गंगा का को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। तो अनेक नदियां, तो उनमें क्या बदलाव आया होगा, तो वो प्रदूषित हुई है ना। और उनमें पानी की कमी भी आई है और जल का प्रवाह भी कम हुआ होगा। यह मनुष्य जाति के लिए हानिकारक चीजें हुई होंगी। इसके बारे में सोच के थोड़ा लिखिएगा, जो मैंने बताया उसके आधार पर अपना उत्तर बनाइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो संस्कृत शिक्षक से पूछना है तो यानी कि मुझे से पूछना है ना। तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। देवात्मा शब्द यहाँ दिया गया, देवात्मा शब्द का अर्थ होता है देव और आत्मा दोनों शब्दों से मिलकर बना है। तो कालिदास है जो जिसने मेघदूत की रचना की थी, पाठ में जिसकी चर्चा हुई है। तो कालिदास है वो हिमालय को देवात्मा कहता है, यानी कि देवताओं की आत्मा का यहाँ वास है, यानी कि हिमालय इतना अच्छा स्थान है कि यहाँ देवता लोगों का वास है, ऐसा वो कहते हैं। तो इस आधार पर उसको देवात्मा ऐसा इसलिए कहा है तो, है ना। तो देवता वहां निवास करते हैं, ऐसी कालिदास की मान्यता है और इसीलिए वो उसे देवात्मा कहते हैं। लिखिएगा इसको। उसके आगे प्रश्न देखते हैं अनुमान और कल्पना का। तो अब अनुमान और कल्पना करना है आपने। पहला प्रश्न, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहिए। तो लेखक ने उन्हें क्या कहा, हिमालय की बेटियां। आप क्या कहेंगे, नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। तो नदियों की सुरक्षा के लिए वो प्रदूषित ना हो, उनका पानी कम ना हो, है ना। इस तरह से क्या क्या उपाय हो रहे हैं, क्या क्या सरकार कर रही है, क्या लोग कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपने सुझाव दें। पहले तो ये बताएं कि आप उन्हें क्या कहना चाहिए और फिर सुरक्षित कैसे करेंगे नदियों को, आप क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। और क्या कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी बताइए, सोचिए, बातचीत कीजिए, पूछिए, ढूंढिए इनके उत्तर और लिखिए। दूसरा, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। क्योंकि अभी आप घर में हैं तो आप चर्चा अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं इसके बारे में
अब उनके पास भी समय होगा, बहुत सारा आपके पास ही रहते हैं वो, तो चर्चा कीजिए कि नदियों से हमें क्या लाभ है, और 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखना है, यानी कि कम से कम आपका एक पेज आ जाए, एक पेज आपकी कॉपी का एक निबंध बनाना है, नदियों से क्या लाभ हमें मिलते हैं। कुछ मैं आपके लिए यहाँ सहायक बिंदु बता दूं, जैसे प्राचीन सभ्यता का विकास, तो नदियों के किनारे ही प्राचीन सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस हैं, वो पनपी हैं, वहां उनका विकास हुआ है। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जितनी भी मोहनजोदाड़ो है या हड़प्पा की सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वो सारी किसके किनारे थी? नदियों के किनारे ही थी, क्योंकि नदियों के कारण ही वहां पानी की उपलब्धता थी, और वहां पेड़ पौधे थे, और मनुष्य वहां आसानी से रह सकता था, इसलिए उनका विकास वहां हुआ। अर्ली एज में मनुष्य वो नदियों के किनारे ही रहता था, ऐसा हम बात कर सकते हैं अपने निबंध में शुरू में। दूसरा है, जल का प्रमुख स्रोत है नदियां, तो प्राचीन काल में भी जल का प्रमुख स्रोत नदियां रही हैं। पहाड़ों से बहकर के पानी अपना रास्ता बना के जिस तरह से चलता था, तो वो ही मनुष्यों तक पानी पहुंचता था वहां, वैसे ही जो दूर के क्षेत्र थे जहां पानी नहीं था, वहां नदियां पहुंचाती थी, तो ये प्रमुख स्रोत रहा है जल का, ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा, आगे आवागमन और व्यापार इससे होता था। आवागमन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता था, व्यापार का मतलब व्यापारी अपना माल एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते, तो ये रास्ता उनके लिए आसान था, नावों से, समुद्र जहाजों, पानी के जहाज के द्वारा ये इस तरह से भी व्यापार का काम भी इस नदियों से प्राचीन समय में होता है, इसको आप पढ़ते आए हैं। और भी शत्रुओं से रक्षा नदियां करती थी, तो कैसे करती थी? तो नदियों को पार कर करके, नदी के किनारे पर जो राज्य थे, तो उनको नदी पार करके कोई भी हमलावर वहां तक नहीं पहुंच सकता था आसानी से, क्योंकि नदी को पार करना बहुत मुश्किल होता था, है ना। तो इसलिए भी ये शत्रुओं से रक्षा भी करती रही है मनुष्यों की। सिंचाई का प्रमुख स्रोत रही है नदियां, तो नदियों के किनारे ही ज्यादातर खेती का काम शुरू हुआ। शुरू में पहले पहले मनुष्य ने किया, और फिर उसके बाद दूर दूर क्षेत्रों में भी जहां जहां नदी गई वहां वहां खेती शुरू हुई, मनुष्य का विकास शुरू हुआ। और आगे वाले समय में नहरें बनाकर सिंचाई का जो काम है, नदियों से ही नहरें बनाई जाती है, कैनाल्स जिसको आप पढ़ते हैं, वो भी नदियों से बनाई जाती है। और जहां पानी की नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाता है नहरों के द्वारा। नदी नहीं जा सकती, क्योंकि नदी तो अपना रास्ता खुद बनाती है, और नहरें हैं वो मनुष्य अपनी जरूरत के अनुसार बना लेता है। जहां पानी नहीं पहुंचता नदियों का, वहां नहरें बना करके पानी पहुंचा लेता है, और खेती का काम करता है, सिंचाई वहां होती है। इसी तरह से बांध बनाकर बिजली तैयार करने का एक काम भी नदियों से लाभ है। तो बांध बना लिया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है, उसके बाद में आपने इसको पढ़ा होगा, पन बिजली जिसको, है ना, कहते हैं, जिससे कि जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, और बिजली पैदा करने का काम भी नदियों से होता है। तो ये सारी बातें जब आप अपने निबंध में लिखेंगे तो बहुत अच्छा निबंध बन जाएगा। कोशिश कीजिए, बनाइए इसको। उसके बाद है भाषा की बात। अब यहाँ ध्यान से देखना है, इसको समझना है। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की, ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। तुलना करते हैं हम किसी चीज की किसी दूसरी चीज, नई चीज है उसको हम पुरानी उसके जैसी कोई चीज है उसके जैसा बता देते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। अब नदियों को उन्होंने संभ्रांत महिला कहा, तो महिला, संभ्रांत महिला के बारे में जो जानता है, तो नदी कैसी है? उस महिला की जैसी है, तो तुलना ऐसे स्पष्ट हो गया। माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब यहाँ भी क्या है? माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में जैसे बच्चा खेलता कूदता है, वैसे ही लेखक कहता है कि मैं उनकी, यानी कि नदियों की धारा में डुबकियां लगा, तो इससे और स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से वो खुशियां प्राप्त करता था नदियों से। अन्य पाठों से, अब यहाँ ध्यान देना, अन्य पाठ यानी कि केवल यही पाठ नहीं है, और भी पाठ। अब याद कीजिए, पहले पाठ में तुलना वाले कोई शब्द आए थे क्या? है ना। तो तुलना वाले जो कविता थी उसमें बहुत सारे तुलना वाले शब्द आए थे ना, तो उसके आधार पर आप लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर बनाने का प्रयास कीजिए। अनेक शब्द हैं जो आए थे, बहुत सारे तुलना वाले भी, तो उनके आधार पर बनाइए। जैसे लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, याद आया था ना, लाल किरण सी चोंच, है ना। इसी तरह से
दादी माँ वाले पाठ में तो उनके सन से सफेद बाल इस तरह से आए थे ना, सन के जैसे सफेद बाल थे, और चमकती सी कोई चीज उन्होंने निकाली थी अपनी संदूक से। तो इसी तरह से आपने जो दो पाठ पढ़े हुए हैं उनमें भी देखिए तुलना वाले कोई शब्द आए होंगे, और भी आगे कोई पाठ है उनमें भी आप देख सकते हैं, तो देखिएगा। और ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग लिखिए जो कि किसी चीज की तुलना करने के लिए दूसरे चीज से उसको तुलना करके स्पष्ट किया गया हो, ऐसा लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसको लिखना है भाई, 5 उदाहरण सोच के लिखिएगा, कॉपी नहीं करना, कहीं से भी ढूंढना है, मिलेगा। उसके बाद दूसरा, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित होती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब हिमालय को मानो वो एक आदमी के जैसे समझता है, और उसके कंधे पर जैसे किसी मनुष्य के कंधे पर चढ़ते हैं तो कुछ और रूप में दूसरी चीजें नजर आती हैं, वैसे ही लेखक को लगा। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, तो नदियों को माँ के समान बताया, यानी कि हिमालय वो निर्जीव है लेकिन उसको कंधे पर चढ़ता है, जैसे मनुष्य के कंधे पे चढ़ते हैं वैसे हिमालय के कंधे पे, तो ये सजीव कर दिया उसको, और नदियों को लोक माता कह करके सजीव कर दिया। तो आपने भी ऐसे और उदाहरण ढूंढने हैं इस पाठ में, जैसे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह एक उदाहरण, जैसे कालिदास ने अपने मेघदूत के द्वारा संदेश दिया था कि तुम किसको, बादल को कहा था कि तुम अपनी जो प्रेयसी है उसको प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि बादल को भी उसने सजीव के रूप में चित्रित किया और नदी को भी सजीव के रूप में, महिला के रूप में चित्रित किया। तो इस तरह से और उदाहरण भी आप ढूंढ कर लिखिएगा। तीसरा प्रश्न, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं, किसी की विशेषता बताने वाले, और उसके भेद भी आपने पढ़ लिए। अब नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य, विशेष्य होती है संज्ञा, इनका मिलान करवाना है। जैसे मिलान करवाया गया विशेषण का विशेष्य से, एक मूसलाधार वर्षा, संभ्रांत महिला, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल। इस तरह से ये विशेषण और विशेष्य मिला के लिख लीजिएगा इनको। उसके बाद चौथा प्रश्न, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ हुआ राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। तो क्या करना है, सबसे पहले द्वंद्व समास की बात करनी है। द्वंद्व समास पहले पाठ में भी आया था और द्वंद्व समास इस पाठ में भी आया है, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था। अब आपने क्या करना है, पूरे पाठ में ढूंढनी है। पहले तो ये शब्द ढूंढ लीजिए कौन कौन से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक पैराग्राफ बताता हूँ, जैसे सिंदूर ब्रह्मपुत्र वाला जो पैराग्राफ था, उसमें से अगर हम देखें तो द्वंद्व समास की खासियत क्या है कि उसके दो शब्द होंगे, बीच में डैश होगा, लेकिन सारे डैश वाले शब्द द्वंद्व समास नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। आपने उनको उस समय देखना है पढ़ के कि इसमें और लगाने से क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो द्वंद्व समास है, नहीं हो रहा है तो फिर वो नहीं लेना है। जैसे यहाँ है छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, ये द्वंद्व समास है, इसको ढूंढ के लिख सकते हैं। दूसरा है, आगे है माँ बाप, माँ और बाप, ये भी ठीक है। इसके बाद तीसरा नंग धड़ंग, नंग और धड़ंग। अब ये तीन आपने इस तरह से एक पैराग्राफ में देख लिया। ऐसे ही आपको पूरे पाठ में ढूंढने, पहले तो इन शब्दों को लिख लेना है, पहले तो इनको कॉमा डाल डाल करके पूरी पंक्तियों में लिख लीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है, वर्णमाला क्रम से, यानी कि अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट ऑर्डर से, यानी कि ए बी सी, ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले उसके बाद में, ऐसे जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी में होते हैं ना। अब हिंदी में वर्णमाला क्रम कैसा रहता है, तो कक्षा 6 में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा शब्दकोश जो पाठ के पीछे दिया रहता है ना, शब्दकोश जिसमें शब्दों के अर्थ होते हैं, तो उसमें कैसे रहते हैं, सबसे पहले
अ वाले शब्द आते हैं, स्वर वाले, अ वाले, फिर आ वाले आते हैं, ई उ री, ए ऐ ओ औ, उसके बाद आता है क ख ग, ये शुरू होते हैं। तो आपने इसी आधार पर लिखना। अब इसमें देखें, अगर हम छोटी, पहला छ से शुरू हो रहा है शब्द, फिर म से, तीसरा न से। अब इनमें सबसे पहले किसमें आएगा? छ वाला आएगा ना, च छ ज, फिर त थ द ध न, और फिर प फ ब भ म। तो इसमें पहला छोटी बड़ी आएगा, दूसरा आएगा नंग धड़ंग, और तीसरा आएगा माँ बाप। यानी कि शब्द का पहला अक्षर देखना है, वर्ण देखना है कौन सा है वो, और उसके आधार पर हमने उसके क्रम को डिसाइड करना है। तो पहले आप सारे शब्दों को ढूंढ लीजिए जो द्वंद्व समास के उदाहरण आपको मिले, फिर उनको छांट के देखिए कि पहले नंबर पे किसको रखेंगे, दूसरे को किस पे रखेंगे, तीसरे को, ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए आपकी मदद होगी, किताब के पीछे आप देख लीजिए शब्दकोश को, कि कैसे शब्दकोश को बनाया जाता है। तो उसका क्रम क्या रहता है, शब्दों का क्रम क्या रहता है, पहले कौन से शब्द आते हैं, फिर दूसरे, उसके बाद किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं, वहां से आपकी मदद हो जाएगी। लिखिएगा इसको ढूंढ के, पूरे पाठ में से काफी सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, इसी पाठ में से ढूंढ के लिखना है इसका उत्तर। उसके बाद पांचवा, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ है होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी का दीन बनता है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, नदी शब्द है, इसको उल्टा किया तो नदी दीन, दीन बन गया उल्टा, है ना। अब आपने क्या करना है, ऐसे कुछ उदाहरण खुद सोचने, उल्टा करने से कुछ शब्द बने संज्ञा वाले। अब वो कौन से संज्ञा के 3 भेद है हमने पढ़े हैं पहले, कौन कौन से भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो इनमें से तीनों किस तरह के, मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे दावा शब्द है, इसका उल्टा किया तो क्या बना, वादा, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से धारा, इसका उल्टा किया तो क्या बना, राधा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राखी, इसका अगर उल्टा किया तो बना खीरा, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। राही, इसका उल्टा किया तो क्या बना, हीरा, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। नव, इसका उल्टा किया तो बना वन, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो मैंने 5 उदाहरण लिख दिए, 5 आप भी अपने लिख लीजिए इसके साथ। उसके आगे प्रश्न है छठा, देखो, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे वेतवा नदी का नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो समय के साथ भाषा बदल जाती है, पहले हम उसको किसी और उच्चारण करते हैं, उच्चारण में भी परिवर्तन आ जाता है, कुछ दूसरी भाषाओं के कारण भी बदलाव आ जाते हैं। जैसे वेतवा नदी की बात कही थी और इसका दूसरा रूप बताया था वेत्रवती। तो वेतवा पहले कहते थे, बदल गया उसका रूप वेत्रवती हो गया, वेत्रवती पहले कहते थे, बदल गया उसका रूप वेतवा हो गया, ऐसा भी हुआ। अब आपने नीचे जितने शब्द है ना, देखो जो ये बॉक्स दिया गया है ना, उसके अंदर ये बाहर वाले जो शब्द हैं, सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस, इनके रूप पुराने रूप ये है। आजकल हम इनको सतलुज, झेलम या अजमेर शब्द और रोपड़, चिनाब और बनारस कहते हैं, लेकिन पुराने नाम क्या थे, बदले हुए नाम क्या थे, उनको ढूंढ के कुछ नाम मिलते जुलते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे सतलुज, सतलुज के जैसा कौन सा है, शतद्रुम, ये है सतलुज और शतद्रुम मिलते जुलते। झेलम, ये अलग ही है, याद रखना पड़ेगा, वितस्ता। अजमेर, ये तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, अजमेरू। रोपड़, रूपपुर, रोपड़ और रूपपुर, ये भी मिलते जुलते हैं, पहचान जाएंगे आप। चिनाब, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, विपाशा, चिनाब, विपाशा। और बनारस, में से कुछ लोग जानते होंगे, नया रूप, पुराना नाम था उसका वाराणसी, है ना, बनारस। इस तरह से ये इनको लिख लीजिएगा, बदले हुए रूपों को उसके सामने लिख लेना है। पहले प्रश्न ऐसा लिख लीजिए, मैंने इसको मिला दिया, लेकिन आपने सामने सामने लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके
कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। अब देखो, न का प्रयोग नहीं हुआ वहां ऊपर वाले वाक्य में, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, लेकिन अर्थ क्या है, शायद ही यह बात आ सके मतलब यह बात उनके ख्याल में नहीं आ सकती, नहीं वाला अर्थ दे रहे, लेकिन नहीं तो उस वाक्य में नहीं है, एक बात। दूसरा, इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, अब इसमें नहीं शब्द है, नेगेटिव हो गया सेंटेंस, नकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। लेकिन क्या ये नकारात्मक वाक्य है? नहीं है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, ये कोई कहेगा कि मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं है। दो, इसका मतलब महात्मा गांधी को हर कोई जानता है, ये कहने के लिए ही ऐसा कहा गया। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। यानी कि ही का प्रयोग करें और नेगेटिव सेंस में आए, नहीं शब्द नहीं है फिर भी नकारात्मक है, और नहीं शब्द आए लेकिन उसका अर्थ सकारात्मक हो, नहीं हो उसका अर्थ, इस तरह के तीन उदाहरण सोच के लिखने। कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं अपने उदाहरण भी, इनको देख लीजिए। ही का प्रयोग, नकारात्मक वाक्य, ही है लेकिन नकारात्मक, जैसे शायद ही वह पढ़ता है। अब देखो, शायद ही वह पढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है, वो पढ़ता है, इसका मतलब यह है वो पढ़ता नहीं है, लेकिन इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी अर्थ में नहीं आ रहा है। दूसरा, शायद इसे शायद ही इसकी जानकारी हो, शायद ही इसे जानकारी, तो इसका मतलब उसे जानकारी नहीं है, ऐसा इसका अर्थ आ रहा है। तीसरा, आपको सोच के लिखना है ना, खुद लिख लीजिएगा। कुछ बच्चे तीनों के तीनों भी अपने लिख सकते हैं, लेकिन कुछ दो अगर यहां से देख के लिख ले, एक अपना लिख ले। तीसरा अपने आप लिखिएगा, आगे देखो, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थ नकारात्मक नहीं है। जैसे धोनी को कौन नहीं जानता, अब देखो कौन नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, धोनी को सब जानते हैं, नहीं का अर्थ जब हम अर्थ समझते हैं तब नहीं आता उसमें। दूसरा, इसे कौन नहीं खाना चाहेगा, कोई चीज है जिसको कौन, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम को कौन नहीं खाना चाहेगा, है ना, तो नहीं आया, लेकिन फिर भी नहीं का अर्थ वहां नहीं आ रहा है। अब तीसरा, ये भी आपने स्वयं लिखना है, इसको भी मैं नहीं बता रहा, आप अपने आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर कर लेने हैं, और करने के बाद शाम को 5 बजे शेयर कीजिए। कुछ मुश्किल आए तो मुझे जरूर बताइए, आप खुद लिखने का प्रयास करें, जैसा भी आपसे बन पड़ता है उत्तर लिखिए, चिंता मत कीजिए वो गलत हो जाएगा, आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद गलत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बेस्ट नहीं करते हैं, अगर आप इधर दाएं बाएं से लिख लेते हैं और मुझे बताते हैं, तो देखो बच्चों, पता तो चल ही जाता है ना कि आपने नहीं लिखा है ना, मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई ये आपका तो नहीं लिखा, फायदा क्या है इसका। तो फायदा इसी में है कि हम जो समझते हैं वैसा हम उत्तर बनाएं, और फिर आपको उत्तर बाद में मिल ही जाते हैं, इसको लिख लीजिए, तो अपना काम पूरा कीजिए। और इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे जल्दी ही, महाभारत के पाठ को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।